जबकि तुम समझ गए हो सेकंड वाले में ये इक्वल आ जाएगा v2 इक्वल टू e बाय v, और जब e बाय v होता है तो वे बिना डिविएशन के सामने चले जाते हैं। बेटा इसीलिए इसको हम वेलोसिटी सिलेक्टर बोलते हैं, क्योंकि सामने अनडेविएटेड कौन से वाले पार्टिकल सिलेक्ट हो जाएंगे जिनकी वेलोसिटी ये होगी। वैल्यूज डालिए। आप जानते हैं ये रेशियो होगा 1/4, ये रेशियो क्वेश्चन में गिवन है 2:1, और ये रेशियो भी आप जानते होंगे 2:1 होता है। यानी कि आपके पास देखो वैल्यूज ऐसे आ रही है। अगर मैं अपना स्टैंडर्ड वाला केस ले रहा हूं तो ये कौन सा प्लेन हो जाएगा, YZ प्लेन। YZ प्लेन में सर्कल करता रहता है, किसकी वजह से, परपेंडिकुलर की वजह से, जबकि पैरेलल की वजह से सीधा जाता है। तो अब दोनों चीजें साथ साथ होंगी, यानी कि ऐसे भी घूमेगा और सीधा भी जाएगा, तो क्या होगा, इसका एक हेलिकल मोशन हो जाएगा। पहली बात मैं नोटिस कर रहा हूं कि डेविएशन का फॉर्मूला मैंने अभी भी दिया था रेडियस के टर्म्स में, sin ऑफ थीटा इक्वल टू d/r। ठीक है, मैं मान रहा हूं दोनों के दोनों एक ऐसे रीजन में गए होंगे मैग्नेटिक फील्ड के जिसकी विड्थ तो हम सेम मान रहे हैं। ठीक है, डी तो सेम मान रहे हैं। जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका फिर से जेई सेंचुरी सीरीज के नए वीडियो में। इस बार हम लोग बात कर रहे हैं मोशन ऑफ चार्जेस कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स में, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वो स्पेसिफिक कॉम्बिनेशंस जो जेई मेन में बार बार पूछता है। पहला मैं स्टार्ट कर रहा हूं सबसे सिंपलेस्ट केस, अगर हमारे पास केवल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, और मैं अगेन सिंपल केसेस ले रहा हूं जो जेई मेन में पूछे जाते हैं। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी मैंने ना दो कैटेगरी बना ली है। एक, जब आपका जो चार्ज की वेलोसिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो। देखो यहाँ पे जो ब्लू में चार्ज की वेलोसिटी, ग्रीन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ऐसा है कि वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम ही लाइन पे है, तो इस केस में चार्ज की ट्रेजेक्टरी जो है स्ट्रेट लाइन ही होगी। ठीक है, एक सीधी लाइन में मूव करेगा, और एक जैसे इस कैपेसिटर में मूव कर रहा है तो आप जानते हैं सीधा नीचे जाके प्लेट को हिट करेगा। दूसरा केस जो कि काफी बार जेईई में पूछा जाता है, इसमें देखो मैंने इनिशियल वेलोसिटी जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड से एक एंगल पे रखी हुई है। इनफैक्ट मैंने इनिशियल वेलोसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री पे रखा हुआ है। तो बेटा इसमें आपको ना प्रोजेक्टाइल वाले फॉर्मूले जो आपने क्लास 11th में इनफैक्ट पढ़े होंगे, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन वाले, वो वाले फॉर्मूले लगा सकते हैं, या 2D मोशन के कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। इस केस में चार्ज पार्टिकल आपका एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा और वहां से डेविएट होकर निकलेगा। ऐसे करते हैं कि आपने देखा तो बहुत बार होगा, एक सिंपल से केस पे इसको अप्लाई करके देख लेते हैं जो जेईई में आया हुआ है। यहां पे देखो मैंने आपसे पूछा है कि अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में, और देखो इनकी लेंथ गिवन है 1 मीटर, हम क्या कर रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को यहां पे एंटर करवा रहे हैं। रिमेंबर इलेक्ट्रॉन को एंटर करा रहे हैं, तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है और इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन पे एक्चुअली इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी ऊपर की तरफ, इसलिए देखो ऊपर की तरफ डेविएट होकर निकल रहा है। ठीक है, कुछ ऐसे डेविएट होकर निकल रहा है एक पैराबोलिक पाथ। आपसे पूछ रहा है कि जब यहां निकलेगा तो इसकी डेविएशन क्या होगी। तो मैं जैसे मैंने बोला एकदम यूजुअल एक्स और वाई कंपोनेंट्स के बारे में सोचने वाला हूं, 2 डायमेंशनल मोशन में जैसे मैं सोचता हूं। मैं देखूंगा यहां पे इसका कुछ एक्स कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, कुछ वाई कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का। अगर मुझे पता है एक्स और वाई कंपोनेंट क्या है, लेट्स सपोज ये कंपोनेंट है vx, ये कंपोनेंट है vy, तो मैं राइट ट्रायंगल से लिख सकता हूं ना tan ऑफ थीटा की वैल्यू। tan ऑफ थीटा की वैल्यू हो जाएगी y कंपोनेंट डिवाइड बाय x कंपोनेंट। अब डायग्राम में देखो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड केवल y डायरेक्शन में है, तो हमारे पास केवल y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। x डायरेक्शन में तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, कितनी है, और x डायरेक्शन की वेलोसिटी दी हुई है ना आपको। देखो यहाँ पे जब ये इनिशियली एंटर कर रहा था तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, और y डायरेक्शन की कैसे निकालूंगा, y डायरेक्शन में लगा दो v इक्वल टू u प्लस at। इनिशियली y डायरेक्शन वेलोसिटी 0 थी, प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, दिस डिवाइड बाय x डायरेक्शन की वेलोसिटी। एक्सेलरेशन इनटू टाइम कितना होगा, देखो एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में लिख सकता हूं फोर्स बाय मास, चार्ज इनटू फील्ड इज फोर्स, डिवाइड बाय मास इज एक्सेलरेशन, दिस इनटू टाइम। और टाइम कैसे निकालोगे, यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा आप एक्स डायरेक्शन मोशन से निकाल सकते हैं, क्योंकि लेंथ है 1 मीटर और स्पीड है एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड। तो मैं बोल सकता हूं टाइम लगना चाहिए डिस्प्लेसमेंट ओवर वेलोसिटी। वैल्यूज डालिए इलेक्ट्रिक फील्ड की। आप नोटिस करेंगे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सब्स्टिट्यूट कर दूं तो यहां पे देखो 8/2 y डायरेक्शन की वेलोसिटी की वैल्यू 8/2 4 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। और अगर y डायरेक्शन की वेलोसिटी आपकी 4 मीटर पर सेकंड है, x डायरेक्शन की तो ऑलरेडी पता है 2 मीटर पर सेकंड, यानी कि यहां से तुम्हारे पास आ जाएगा tan ऑफ थीटा इक्वल टू 4/2, मतलब थीटा की वैल्यू आ रही होगी tan इनवर्स ऑफ 2। ये आपका आंसर होना चाहिए।
तुम समझ गए होगे, मैंने केवल प्रोजेक्टाइल मोशन के कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई किए। एक्स डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी, वाई डायरेक्शन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये था वो केस जबकि केवल इलेक्ट्रिक फील्ड है दो कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में। आपने ये डायग्राम में बहुत बार देखा होगा, जिसको बोलते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर। मतलब कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही, मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड और इंट्रोड्यूस कर दिया है यहां पे। और इनफैक्ट नोटिस करो, मैंने मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस किया है इनटू द प्लेन। यहां पे पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव चार्ज दोनों हो सकते हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा किस टाइप के चार्जेस हैं। लेकिन मान लो एक मिनट के लिए कि मैं यहां पे पॉजिटिव चार्ज दे रहा हूं, तो नोटिस करो तीन अलग अलग चार्जेस की मैंने ट्रेजेक्टरी आपको दिखाई है। आप देखें, फर्स्ट चार्ज है वो ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है, सेकंड सीधा जा रहा है, और ये इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पे, जो सीधा जा रहा है अनडिवेटेड, और तीसरा नीचे जा रहा है। तो भाई ऐसा क्यों हो रहा होगा? क्योंकि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके ऊपर दो फोर्सेस है। एक तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड से डाउनवर्ड्स, ठीक है, एक तो इनके ऊपर सबके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स है डाउनवर्ड्स, और वो कितनी होगी? Q इंटू ई। और किसी चार्ज की अगर वेलोसिटी है v, तो आप देखें v क्रॉस b से उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड्स है, ठीक है, तो सबके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स होगी QVB अपवर्ड्स। मतलब फर्स्ट पार्टिकल में क्या हो रहा होगा, ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ऊपर वाली फोर्स ज्यादा रही होगी, यानी फर्स्ट पार्टिकल बेटा v1 इंटू b मस्ट बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ रहे हो ना, Q तो कैंसिल हो जाता है, यानी फर्स्ट पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो E बाय B से ज्यादा रही होगी। जबकि तुम समझ गए सेकंड वाले में ये इक्वल आ जाएगा, v2 इक्वल टू E बाय B, और जब E बाय B होता है तो वे बिना डिविएशन के सामने चले जाते हैं बेटा। इसीलिए इसको हम वेलोसिटी सिलेक्टर बोलते हैं, क्योंकि सामने अनडेविएटेड कौन से वाले पार्टिकल सिलेक्ट हो जाएंगे? जिनकी वेलोसिटी ये होगी। इस वेलोसिटी से कम वाले नीचे चले जाएंगे, और इस वेलोसिटी से ज्यादा वाले ऊपर चले जाएंगे। ये वेलोसिटी सिलेक्टर का कॉन्सेप्ट होता है। ऐसे करते हैं, एक सिंपल एप्लीकेशन देख लेते हैं इसकी, जो जेईई में आ चुकी है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। देखिए आपको गिवन है सब कुछ। पहले बोला है एक इलेक्ट्रॉन है, तो पहले एक इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन है जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है कोई वेलोसिटी से, इसकी वेलोसिटी गिवन है। आपको देखिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है विच इज पॉइंटिंग वर्टिकली अपवर्ड्स वाई डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ले लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ले लेते हैं। ध्यान दो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड्स है और फिर उसके बाद वो बोल रहा है कि आपको बता रहा है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सच दैट ये इलेक्ट्रॉन कीप्स मूविंग अलोंग द एक्स डायरेक्शन, यानी इलेक्ट्रॉन में डेविएशन ना हो। तो भाई अगर इलेक्ट्रॉन में डेविएशन नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेट फोर्स चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज इनटू v क्रॉस b जीरो होगा। यहाँ पे E में मैंने नेगेटिव चार्ज वाली इंफॉर्मेशन मान ली है, लेकिन अगर तुम्हें यहाँ पे माइनस लगाना है तो तुम माइनस लगा सकते हो। नोटिस करोगे क्योंकि सामने जीरो है तो माइनस साइन एनीवेज कैंसिल हो जाएगा, इवन E भी कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि v क्रॉस b जो है वो माइनस ऑफ E आना चाहिए। देख सकते हो सॉल्व करके, हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होना चाहिए ताकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट हो, यानी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट नीचे की तरफ होना चाहिए। तो अब देख लो, ऑप्शंस ट्राई कर लो। मान लो तुमने ले लिया मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन, क्या होगा? v क्रॉस b ऊपर ही आ जाएगा। ये तो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं थी, यानी हमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे रखना चाहिए? हमें मैग्नेटिक फील्ड रखना चाहिए आउट ऑफ द प्लेन। इस केस में आप देखेंगे v क्रॉस b आपका डाउनवर्ड्स आ जाएगा, और यही हमारी रिक्वायरमेंट है। और उसमें भी अनडिविएटेड जाने के लिए इनमें रिलेशन क्या होता है? आप जानते हैं इनमें रिलेशन क्या होता है? v इंटू बी इक्वल टू ई आ जाना चाहिए, यानी मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आपका E बाय b होना चाहिए। वैल्यूज डाल दो। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको गिवन है 300 वोल्ट पर सेंटीमीटर, उसको मैं SI में कन्वर्ट करूंगा तो 300 इंटू 10⁻² आ जाएगा। दिस डिवाइड बाय स्पीड, देखो स्पीड गिवन है 6 इंटू 10⁻6, तो मुझे दिख रहा है यहां से मेरे पास बच जाएगा हाफ इंटू 10⁻² टेस्ला में। और अगर मैं ऑप्शंस देख लूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 5 इंटू 10⁻³ टेस्ला। डायरेक्शन हमारी है पॉजिटिव z डायरेक्शन में, तो अगर मैं ऑप्शंस देख रहा हूं बेटा तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, हम अगेन स्टैंडर्ड केस सर्कुलर मोशन जब चार्ज पार्टिकल करता है उसको डिस्कस करने वाले हैं। बेटा तुम्हें पता होना चाहिए पहली बात तो ये सर्कुलर मोशन कब करेगा, है ना? क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए? एक तो आपका मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, इनिशियल वेलोसिटी जो चार्ज पार्टिकल की वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होनी चाहिए,
यानी इनिशियली मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री पे होना चाहिए वेलोसिटी। जब ऐसा होता है, जैसे तुम देख सकते हैं यहाँ पे वेलोसिटी आपकी राइट में, जब मैग्नेटिक फील्ड जो है इनटू द प्लेन, आप इमेजिन कर सकते हैं v क्रॉस b इस केस में अपवर्ड्स आएगा, मतलब सेंटर की तरफ ऐसे फोर्स आ रही होगी। ऐसे सोचो, इस फोर्स की वजह से क्या होगा, ये जो वेलोसिटी है ना, फोर्स जिस डायरेक्शन में होती है उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होती है, यानी वेलोसिटी उस डायरेक्शन में टर्न हो जाएगी। लेकिन जैसे वेलोसिटी टर्न हुई, फोर्स भी टर्न होगी, मतलब नेक्स्ट इंस्टेंट पे कुछ ऐसा दिखाई देगा तुम्हें, वेलोसिटी यहां आ चुकी होगी लेकिन फोर्स भी टर्न कर चुकी होगी। ऐसे ही नेक्स्ट इंस्टेंट पे फिर से वेलोसिटी टर्न हो जाएगी, एक्सेलरेशन भी टर्न हो जाएगी, यानी कि वेलोसिटी जो हमेशा एक्सेलरेशन की तरफ टर्न करती रहेगी, लेकिन क्योंकि उनके बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री बना रहेगा, तो कभी भी वेलोसिटी एक्सेलरेशन को कैच नहीं कर पाएगी और ये पूरा एक सर्कल फॉर्म कर लेगा। बेटा मैं मान रहा हूं कि डेरिवेशन आप देख चुके होंगे, इनफैक्ट आपको याद होगा कि यहां पर रेडियस का फॉर्मूला आता है m इंटू बी डिवाइड बाय q इंटू बी। तो मैं यहां पर क्या बताना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं कि ये जो फॉर्मूला है इसको आप तीन तरीके से और लिख सकते हो, वो भी आपको ध्यान देना चाहिए, है ना। कौन कौन से तीन तरीके? और एक, इसको मोमेंटम के टर्म्स में लिख सकते हैं, क्लियर होगा, बिकॉज एम भी मोमेंटम होता है, तो आप लिख सकते हैं दिस सेम एज p बाय क्यू बी। लेकिन मोमेंटम को चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी से रिलेट कर सकते हैं, तो आप इसको काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लिख सकते हैं रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय q इंटू बी। ज्यादातर चार्जेस की काइनेटिक एनर्जी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में दी होती है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के थ्रू दी होती है। तो अगर एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल दिया हुआ है तो आप जानते हो काइनेटिक एनर्जी हो जाता है चार्ज इंटू एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। ये वैल्यू यहां डाल दो, देखो ये रूट क्यू कैंसिल हो जाएगा और एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के टर्म्स में आपका रेडियस आ जाएगा 1 बाय बी इंटू रूट ऑफ 2m एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल डिवाइड बाय क्यू। नोटिस करो यहां पे जो क्यू है वो स्क्वायर रूट के अंदर। तो जेई में आपको ये जो तीन फॉर्म है और आपका स्टार्टिंग वाला, चारों फॉर्म्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको इसीलिए सारे के सारे इमीडिएटली ध्यान होने चाहिए। ऐसे करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं जहां इमीडिएटली तुम एप्लीकेशन देख पाओगे। सी, ये डेटा है, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल गिवन है, काइनेटिक एनर्जीज गिवन है, तो अब की बार हम रेडियस का फॉर्मूला लगाएंगे काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में। क्या होता है रेडियस का फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में? R इज सेम एज रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय q इंटू बी। क्वेश्चन बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी दी हुई है kp के अल्फा, उनके रेडियाई की ट्रेजेक्टरी, उनकी ट्रेजेक्टरी के रेडियाई का रेशियो गिवन है प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का 2:1। तो यानी यहां से देखो, मैं अगर लिखना चाहूं रेडियस ऑफ प्रोटॉन बाय रेडियस ऑफ अल्फा, क्या बचेगा भाई? देखो 2b, ये तो दोनों में सेम ही आएंगे ना। आपका m k और q तो डिफरेंट हो सकता है, देखो m और k ऊपर है, यानी कि इस रेशियो में पहले तो ऐसा आएगा रूट ऑफ मास प्रोटॉन मास अल्फा, k प्रोटॉन k अल्फा, और देखो चार्ज डिनोमिनेटर में तो यहां पे आ रहा होगा q अल्फा q प्रोटॉन। वैल्यूज डालिए, आप जानते हैं ये रेशियो होगा 1/4, ये रेशियो क्वेश्चन में गिवन है 2:1, और ये रेशियो भी आप जानते होंगे 2:1 होता है, यानी कि आपके पास देखो वैल्यूज ऐसे आ रही है, ये गिवन है क्वेश्चन में 2:1, यहां पे जाओ रूट के अंदर मासेस का रेशियो है 1/4, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना है, और यहां पे चार्जेस का रेशियो भी आप जानते हैं 2:1 होता है, तो स्क्वायर रूट के बाहर एक और 2:1। आप देख लिया होगा 2 कैंसिल हो जा रहा है और स्क्वायर करके आपको आंसर मिल जाएगा kp बाय k अल्फा सेम एज 4:1। दैट शुड बी द आंसर, मतलब कि ये ऑप्शन, ठीक है। तो अगर मुझे इमीडिएटली याद है काइनेटिक एनर्जी टर्म्स में, तो मेरे लिए एक स्टेप जो है सॉल्यूशन का कम हो जाएगा। ऐसे ही बेटा एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल वाला भी क्वेश्चन बार बार जेईई में पूछता है, तुमने नोटिस किया होगा। अच्छा, सर्कुलर मोशन वो वाला केस है जबकि इनिशियल वेलोसिटी का एंगल मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री पे होता है। सॉरी मैं यहां ना, सर्कुलर मोशन वाला केस है जब इनिशियल वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। अगर इनिशियल वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री एंगल नहीं बना रही, ठीक है, अगर इनिशियल वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री एंगल नहीं बना रही, तो हमारा क्या होता है? हेलिकल मोशन। देखिए इस केस में यहां पे देखो, इनिशियल वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कुछ एंगल है, और ये एंगल 90 है ना 90 होता तो क्या होता? केवल सर्कुलर मोशन। अगर ये एंगल 0 होता तो क्या होता? स्ट्रेट लाइन मोशन, है ना, क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड अगर पैरेलल हो जाते हैं तो मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जाती है क्रॉस प्रोडक्ट से। तो यहां पे हमारा थीटा
0 नहीं होना चाहिए और 90 नहीं होना चाहिए। इस केस में वो हेलिकल मोशन करेगा। कैसे हेलिकल मोशन करेगा? मैं इसके जो दो कंपोनेंट्स का इफेक्ट अलग अलग एनालाइज कर सकता हूं। मैं सोच सकता हूं कि इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट होगा मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, पैरेलल कंपोनेंट से कोई फोर्स नहीं आती तो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा उसकी वजह से। एक इस वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा। आप सोच के देखो, ये पैरेलल कंपोनेंट नहीं होता, केवल परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता। तो v क्रॉस b इनटू द प्लेन, ऐसे देखो वेलोसिटी का केवल परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, v क्रॉस b इनटू द प्लेन है, यानी ये वेलोसिटी अंदर की तरफ रोटेट करना चाहिए। ये पार्टिकल ऐसा आपका केवल एक सर्कल में घूमता रहता। अगर मैं अपना स्टैंडर्ड वाला केस ले रहा हूं तो ये कौन सा प्लेन हो जाएगा? YZ प्लेन। YZ प्लेन में सर्कल करता रहता। किसकी वजह से? परपेंडिकुलर की वजह से। जबकि पैरेलल की वजह से सीधा जाता है। तो अब दोनों चीजें साथ साथ होंगी, यानी कि ऐसे भी घूमेगा और सीधा भी जाएगा। तो क्या होगा? इसका एक हेलिकल मोशन हो जाएगा। उस हेलिकल मोशन का जो रेडियस है वो जो सर्कुलर वाले पार्ट यानी परपेंडिकुलर वेलोसिटी से आ रहा है। और कितना आ रहा है? हम जानते हैं सर्कल में रेडियस होता है mv/qb। इस हेलिकल मोशन के लिए एक चीज पूछता है जेई कभी कभी, पिच। इसकी पिच क्या होगी? पिच का क्या मतलब है? जब वह एक पूरी रेवोल्यूशन कर लेता है, ऐसे पूरी रेवोल्यूशन करके मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल कितना आगे बढ़, समझ रहे? ऐसे कोई हेलिक्स है तो एक रेवोल्यूशन में वो कुछ आगे जा रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, कितना आगे जा रहा है उसको बोलते हैं पिच। और पिच मैं कैसे निकालूंगा? मैं बोलूंगा पिच भाई हमारी वो डिस्प्लेसमेंट है जो इसके पैरेलल है, तो बोलूंगा पैरेलल वेलोसिटी इनटू टाइम। पैरेलल वेलोसिटी आप देख सकते हैं u cos थीटा हो जाएगी, उसकी वैल्यू मैं लिख रहा हूं, लेकिन टाइम पीरियड हम जानते हैं 2πm/qb होता है। इससे आप पिच कैलकुलेट कर लेंगे। मैं ऐसा करता हूं, इमीडिएटली तुम्हें इसका एक एप्लीकेशन दिखा देता हूं जो जेई में आ चुका है। देखिए क्वेश्चन को, बहुत सारा डेटा आपको गिवन है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में, यहां पे चार्ज पार्टिकल देखो एंटर कर रहा है। कैसे एंटर कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ उसका एंगल यहां पे 60 डिग्री है, तो हम जानते हैं पक्का हेलिकल मोशन होगा। डेटा पढ़ो, देखो आपको बोला हुआ है कि ये जो प्रोटॉन है ये बाहर निकलने से पहले 10 रेवोल्यूशन कर लेता है। तो आपसे पूछा है लेंथ L की वैल्यू क्या होगी? तो भाई हम जानते हैं एक रेवोल्यूशन में कितना आगे बढ़ता है? पिच के इक्वल। तो अगर 10 रेवोल्यूशन कर चुका हो तो मैं बोल सकता हूं L जो आपका 10 टाइम्स पिच होना चाहिए। और पिच कैसे निकालते थे? पिच होता था पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड। पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यहां क्या आ जाएगा? u cos 60, क्योंकि 60 डिग्री बनाना है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को मैं लिख देता हूं u cos 60, और cos 60 बेटा होता है 1/2, बाद में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। टाइम पीरियड की वैल्यू हो जाएगी 2πm/qb। चार्ज की जगह में E लिख रहा हूं क्योंकि प्रोटॉन। बेटा आप आराम से वेरीफाई कर सकते हो जो भी डेटा आपको गिवन है। देखो सब कुछ गिवन है, देखो वेलोसिटी गिवन है, ठीक है ना, u गिवन है, cos 60 तो जानते हो, मास गिवन है आपको, ठीक है, चार्ज भी जानते हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन होगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड भी यहां गिवन है। आप इजीली वेरीफाई कर सकते हैं कैलकुलेशन के बाद कि आपका आंसर आ जाएगा यहां पे 0.44 मीटर। मेरा पर्पस था बस आपको एक कॉन्सेप्ट याद दिलाना। एक केस बीच में हम और ले सकते थे जब हमने सर्कुलर मोशन डिस्कस किया। देखो सर्कुलर मोशन में क्या है ना, वेलोसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होनी चाहिए। लेकिन नोटिस करो ये जो सर्कल है एटलीस्ट इतने रीजन में तो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, इतनी विड्थ तो होनी चाहिए ना मैग्नेटिक फील्ड की। सोच के देखो ये चार्ज पार्टिकल यहां जा रहा है और इससे आगे मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, यहीं पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड को खत्म कर दिया, तो क्या होगा? उसके बाद फोर्स जीरो जाएगी और चार्ज पार्टिकल जो स्ट्रेट पाथ में चला जाएगा। यानी कि हम कौन सा केस डिस्कस कर रहे हैं? हम वो केस डिस्कस कर रहे हैं जब आपके रीजन जिसमें मैग्नेटिक फील्ड हो उसकी विड्थ सफिशिएंट ना हो, यानी उसकी विड्थ इतनी ना हो कि पूरा सर्कल कंप्लीट हो सके। आपसे इस केस में जनरली पूछा जाता है डेविएशन। देखिए मान लीजिए ये चार्ज पार्टिकल है, मैग्नेटिक फोर्स देख सकते हो अपवर्ड होगा, तो ऊपर की तरफ कुछ कर्व करके मान लो ऐसे निकल रहा है। आपसे पूछा जाता है डेविएशन, यानी जब यहां निकल रहा होगा ऑब्वियसली सेम स्पीड से निकल रहा होगा, तो इनिशियल डायरेक्शन के कंपैरिजन में इसने कितना एंगल रोटेट कर दिया होगा थीटा, ये जनरली हमें निकालना होता है। कैसे निकालेंगे? देखिए ये चार्ज पार्टिकल की जो आर्क है सर्कुलर आर्क है, तो हम जानते हैं सर्कुलर आर्क में जो वेलोसिटी है वो टेंजेंशियल होती है, यानी रेडियस के परपेंडिकुलर होती है। मतलब अगर मैं वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लाइन बनाऊं तो वो रेडियल लाइन होगी।
वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक लाइन बनाओ, ठीक है। ये जो ग्रीन लाइन है इसका वेलोसिटी से एंगल 90 डिग्री लेके बनाओ। ये जो है ये रेडियल लाइन होगी, यानी ये सर्कल के सेंटर से पास करेगी। सेम चीज यहां भी कर सकता हूं, यहां भी इसके परपेंडिकुलर लाइन बनाइए। ऑब्वियसली दोनों रेडियल लाइन जहां सब इंटरसेक्ट कर रही होंगी वो आपके सर्कल का सेंटर बनेगा। क्लियरली जितना एंगल टेंजेंट रोटेट करती है सर्कल में उतना ही एंगल रेडियस भी रोटेट करता है, तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। मान लो अपने को डी गिवन है, ये रेडियस को मान लेते हैं कैपिटल आर। क्या आप देख रहे हैं यहां पे ट्रिग्नोमेट्री से मैं डी और रेडियस आर में रिलेशन निकाल पा रहा हूं। इनफैक्ट आप देखेंगे कि ये जो राइट ट्रायंगल है इसमें लिख सकता हूं साइन थीटा इक्वल टू डी, देख रहे हैं ये डी है, साइन थीटा इक्वल टू डी डिवाइड बाय रेडियस। मतलब मैं लिख सकता हूं डेविएशन के लिए साइन ऑफ थीटा सेम एज डी ओवर रेडियस। जेई में एक दो बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं जहां पे आपको ये निकालना होता है कि ये कितना ऊपर डिस्प्लेस हुआ है, ये वाई डिस्प्लेसमेंट कितनी है, जो कि बेटा ज्योमेट्री से तो बहुत क्लियर होगी, क्योंकि अगर रेडियस है भाई तो ऊपर वाला होगा यहां से यहां तक आर कॉस थीटा। तो आई होप तुम्हें समझ में आ ही गया होगा, पूरा आर है, ये आर कॉस थीटा है, तो ये कितना बचेगा, ये बचना चाहिए वाई इक्वल टू आर माइनस आर कॉस थीटा। ठीक है, एक सिंपल एप्लीकेशन कर लेते हैं इसकी जो जेई में आई हुई है, बहुत ही इजी है। देखो आपको गिवन है दो आयंस, मासेस गिवन है उनके, चार्जेस गिवन है उनके, और आपको ये भी बोला है कि वो एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहे हैं इस तरीके से कि काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है। आपसे पूछा किसकी डिफ्लेक्शन या डेविएशन ज्यादा होगी या कम होगी। पहली बात मैं नोटिस कर रहा हूं कि डेविएशन का फॉर्मूला मैंने अभी भी दिया था रेडियस के टर्म्स में साइन ऑफ थीटा इक्वल टू डी बाय आर। ठीक है, मैं मान रहा हूं दोनों के दोनों एक ऐसे रीजन में गए होंगे मैग्नेटिक फील्ड के जिसकी विड्थ तो हम सेम मान रहे हैं, ठीक है, डी तो सेम मान रहे हैं, और दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो मैं क्या करता हूं, रेडियस को काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लिखता हूं। देखो आप जानते हैं रेडियस को लिखा जाता है रूट ऑफ 2mk बाय क्यूबी, यानी कि जो आपकी डेविएशन है वो किसके प्रोपोर्शनल आ रही है। देखो ये सब चीजें सेम है, बी सेम है, सॉरी विड्थ सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, 2 तो ऑब्वियसली सेम है ही दोनों के लिए, काइनेटिक एनर्जी भी सेम है, यानी जो आपकी डेविएशन है किसके प्रोपोर्शनल आ रही है, इट इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा इज प्रोपोर्शनल टू क्यू बाय रूट है। तो फर्स्ट वाला जो है ये फर्स्ट है पार्टिकल वाला आपका, फर्स्ट पार्टिकल की रेशियो कैसे निकालेंगे, हम बोलेंगे फर्स्ट पार्टिकल इज साइन थीटा इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज बाय रूट एम। देखो चार्ज है फर्स्ट के लिए 2e रूट एम में आ जाएगा रूट 4, मैं यूनिट से लिख रहा हूं, इसका मतलब साइन थीटा 1 इज प्रोपोर्शनल टू 1, नॉट इक्वल टू 1, प्रोपोर्शनल टू 1 बेटा। ठीक है, और साइन थीटा 2 क्या होगा, साइन थीटा 2 अगर मैं ऐसे निकालूं प्रोपोर्शनल टू क्यू बाय रूट एम, दूसरे के लिए देखो चार्ज है 3, रूट एम की वैल्यू हो जाएगी रूट 16, मतलब मुझे दिख रहा है साइन थीटा 2 प्रोपोर्शनल टू 3/4। क्लियरली, ठीक है ना, ये आपका सेकंड वाला। क्लियरली दोनों को देख के मुझे समझ में आ रहा है कि ये ज्यादा है ये कम है, मतलब थीटा 1 इज मोर देन थीटा 2। फर्स्ट पार्टिकल की डेविएशन ज्यादा हुई होगी सेकंड पार्टिकल के कंपैरिजन में, और फर्स्ट कौन सा था, ये वाला पार्टिकल यानी लाइटर पार्टिकल, यही अपने को देखना है। अब ऑप्शंस देखो, लाइटर आयन विल बी डिफ्लेक्टेड लेस, तो ये गलत हो गया, लाइटर आयन की डिफ्लेक्शन एक्चुअली ज्यादा हुई है, लाइटर आयन विल बी डिफ्लेक्टेड मोर, यही आपका सही ऑप्शन है। बाकी देख लो ये भी गलत है, डिफ्लेक्टेड इक्वली, नन विल बी डिफ्लेक्टेड, ये भी गलत ऑप्शन हो। बेटा आज के वीडियो में मैंने जो भी जेई मेन में मोशन ऑफ चार्जेस अंडर स्पेसिफिक मैग्नेटिक फील्ड के केसेस होते हैं वो सारे कवर करने की कोशिश की है। हमने देखा सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ लाइन में वेलोसिटी तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री पे तो पैराबोलिक पाथ में जाता है, सर्कल कब बनता है, हेलिक्स कब बनता है, इनसफिशिएंट विड्थ क्या होता है, ये सारे केसेस हमने कवर कर लिए। होपफुली सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।